Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. पटना में समाज कल्याण विभाग के एक कार्यक्रम में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल होने पहुंचे। इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार के साथ समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा भी मौजूद रहीं, जिनके पति का नाम मुजफ्फरपुर रेप कांड में उछला है। हालांकि मंजू वर्मा समेत मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने मुजफ्फरपुर रेप कांड पर अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने मुजफ्फरपुर रेप कांड पर अफसोस जताते हुए आरोपियों को न बख्शने का दावा किया। तो मुझे बड़ी तकलीफ है, बहुत पीड़ा है, उसने गलत किया है, पाप किया है, उसको हर तरह से कोई बख्शा नहीं जाए, चाहे कोई भी हो। लेकिन इस कार्यक्रम के बाद समाज कल्याण विभाग की मंत्री मंजू वर्मा मीडिया के सवालों से बचती दिखी। मुजफ्फरपुर रेप कांड में न सिर्फ मंजू वर्मा के पति चंदेश्वर वर्मा का नाम आया, बल्कि ये बालिका गृह उन्हीं के मंत्रालय के अधीन थे। यही वजह है कि आरजेडी इस मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। लिहाजा मुजफ्फरपुर रेप कांड पर नीतीश कुमार की चुप्पी तोड़ने के बाद एक बार फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने उन पर हमला बोला, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट का सहारा लिया। ट्विटर पर तेजस्वी यादव ने लिखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, मेरे इतने ललकारने के बाद आप मुजफ्फरपुर की घटना पर कुटिल मुस्कान के साथ ऐसे खेद प्रकट कर रहे थे मानो 3 महीने बाद इस घटना पर बोलने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। आपकी नैतिकता और अंतरात्मा कहां गोते खा रही है? इस्तीफा कब दे रहे हैं? आरजेडी की तरफ से नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग पर बीजेपी भी सामने आई। उसने बिहार के मुख्यमंत्री का बचाव किया। हमारे मुख्यमंत्री ने, बिहार की सरकार ने तुरंत ही उस पर कार्रवाई किया और सबको जेल के अंदर बंद किया। बीजेपी ने आरजेडी पर मुजफ्फरपुर रेप कांड को लेकर सियासत करने का भी आरोप लगाया। बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने आयोग बनाने की मांग उठाई। उत्तर प्रदेश के घोसी से बीजेपी सांसद हरिनारायण राजभर ने लोकसभा में पुरुषों की समस्याओं का मुद्दा उठाते हुए पुरुष आयोग बनाने की मांग की। एंटीगुआ की नागरिकता लेने वाले भारत के भगोड़े कारोबारी मेहुल चोकसी के प्रत्यर्पण के लिए सीबीआई ने सरकार को एक अर्जी दी। पंजाब नेशनल बैंक में 13,000 करोड़ के घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के लिए प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी ब्रिटेन सरकार को भेजी गई। मुजफ्फरपुर में बिहार यूनिवर्सिटी के छात्रों ने बीएड की फीस में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान आगजनी कर सड़क पर जाम लगा दिया। बिहार के पूर्णिया में सड़क पर गिरे बिजली के तार में फैले करंट की चपेट में आने से एक आदमी और उसके बेटे की मौत हो गई। झारखंड के दुमका में पुलिस ने एक मकान से विस्फोटक बनाने में इस्तेमाल होने वाले अमोनियम नाइट्रेट की 249 बोरियां बरामद की। इलाहाबाद में बारिश की वजह से खस्ताहाल सड़कों के ठीक नहीं होने से नाराज वार्ड नंबर 9 से बीजेपी पार्षद जगमोहन गुप्ता अनशन पर बैठ गए। यूपी के बाराबंकी में एक आदमी को फोन चोरी के मामले में फंसाने की धमकी देकर उससे 32,000 की रिश्वत लेने के आरोप में 3 सिपाहियों को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। बर्मिंघम टेस्ट में 5 विकेट खो चुकी टीम इंडिया जीत से 84 रन दूर है और कप्तान कोहली 43 और दिनेश कार्तिक 18 रन बनाकर खेल रहे हैं। थाईलैंड में हुए स्टूडेंट्स ओलंपिक एशियन गेम्स में पाकिस्तान को हराकर लौटी भारत की अंडर 17 फुटबॉल टीम के सदस्यों ने अगरतला में मेडल दिखाकर खुशी जाहिर की। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के नए अंतरिक्ष अभियान में उड़ान भरने वाले 9 अंतरिक्ष यात्रियों में भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी शामिल होंगी। हरियाणा के रेवाड़ी में हेरिटेज स्कीम लोको शेड में एक स्टीम इंजन धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगा। रेलवे 15 अगस्त के मौके पर ऐसे कई स्टीम इंजनों को फिर से पटरियों पर लाने की तैयारी में जुटा है, जिसके लिए 1962 में बने सुल्तान नाम के स्टीम इंजन की मरम्मत के बाद लोको शेड में ही उसका ट्रायल किया गया। रेलवे ने स्टीम यानी भाप से दौड़ने वाले इंजन के रोमांच को बनाए रखने और रेलवे की विरासत से नई पीढ़ी को रूबरू कराने के मकसद से इन इंजनों को फिर से पटरी पर उतारने का फैसला किया है। रेवाड़ी लोको शेड में इस तरह के 12 इंजन रखे गए हैं, जिसमें से 6 जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। कुछ इंजन अभी हालिया वक्त में बाहर से आए हैं, दूसरी जगहों से आए हैं, उन्हें ठीक किया जा रहा है। रेलवे ने 15 अगस्त 1947 को अमेरिका से भारत लाए गए आजाद और गदर एक प्रेम कथा जैसी फिल्मों में इस्तेमाल हो चुके अकबर नाम के स्टीम इंजन को फिर से चलाने की योजना बनाई है, जिनको दिल्ली के पास गुरुग्राम के फरुखनगर से गढ़ी हरसरू स्टेशन के बीच चलाया जाएगा। इन दोनों स्टेशनों के बीच करीब 11 किलोमीटर की दूरी है।
और रेलवे को उम्मीद है कि इस रूट पर स्टीम इंजन चलाने से रेल टूरिज्म भी बढ़ेगा, क्योंकि आज की पीढ़ी ने स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेनों को सिर्फ फिल्मों में ही देखा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इन इंजनों से छोटे छोटे डिस्टेंस की ट्रेनें चलाई जा सकें, जिसमें से कि लोग और बच्चे ट्रैवल करके अपने इतिहास को भी जान सके। रेलवे का दावा है कि उसने 6 स्टीम इंजनों की मरम्मत कर ट्रैक पर दौड़ने के लिए उनको तैयार कर दिया है। इन इंजनों में एक को भुसावल से लाया गया है, जो 1955 में चित्तरंजन के कारखाने में बनाया गया था। पटना में जेडीयू विधायक बीमा भारती के बेटे की हत्या का आरोप लगाते हुए रुपौली के पूर्व विधायक शंकर सिंह समेत 5 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया है। बीमा भारती ने कहा कि संतोष मंडल और पुगुल मंडल ने उन्हें पहले भी हत्या की धमकी दी थी, जबकि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल ने दावा किया कि राजनीतिक साजिश के तहत उनके बेटे की हत्या की गई। दरअसल विधायक बीमा भारती के बेटे दीपक का शव कल पटना में NMCH अस्पताल के पास रेलवे ट्रैक से बरामद हुआ था, जिसके बाद बिहार के राजनीतिक और प्रशासनिक महकमे में हलचल मच गई थी। वहीं पुलिस ने इस हाई प्रोफाइल केस को हत्या और आत्महत्या दोनों पहलुओं से जांच कर रही है। मेरे दुश्मन लोग करवाए, पहले मेरे मम्मी पापा का हत्या करवा दिया गया। फायर करेंगे, एकदम निश्चित है फायर करेंगे। हम लोग जो है कम से कम 3, 4, 5 आदमी तो हो सकते हैं करवाने वाला। अब करने वाला प्रशासन पकड़ेंगे कि करने वाला कौन है। जम्मू कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने में ISI और पाकिस्तान की सेना ही नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का दफ्तर भी सीधे तौर पर शामिल है। इस सनसनीखेज सच का पर्दाफाश जांच एजेंसी NIA ने किया, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कश्मीर में आतंकवाद भड़काने के लिए अलगाववादियों के सीधे संपर्क में रहते हैं। ये दावा अलगाववादी नेता आसिया अंद्राबी ने किया, जो घाटी में भारत के खिलाफ काम करने वाले महिला आतंकी संगठन दुख्तराने मिल्लत की संस्थापक है। आतंकी हाफिज सईद के करीबी आसिया अंद्राबी ने NIA की पूछताछ में कबूल किया कि वो नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री रहते हुए उनके संपर्क में थी और नवाज के सलाहकार सरताज अजीज के जरिए दोनों बातचीत करते थे। आसिया का यह भी दावा है कि उसने 2014 में नवाज को चिट्ठी लिखकर कश्मीर की मदद न करने की शिकायत की थी, जिस पर नवाज शरीफ ने मदद का भरोसा दिया था। NIA की पूछताछ में आसिया अंद्राबी ने जिन चिट्ठियों का जिक्र किया वो उस वक्त की हैं जब नवाज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थे। यानी साफ है कि आतंकी हाफिज सईद की शागिर्द आसिया नवाज के संपर्क में थी। आसिया ने यह भी कबूल किया कि ISI के मुखिया रहे हामिद गुल से भी उसके रिश्ते थे। इससे यह साबित होता है कि कश्मीर में आतंक की कहानी पाकिस्तान के PM के दफ्तर में भी लिखी जाती है। उनका भी इस साजिश में जुड़ा होना ये सबूत दर्शाता है कि कितना क्लोज नेक्सस था आतंकवादियों के बीच में। आसिया के कबूलनामे से साफ हो जाता है कि उसके तार पाकिस्तान सरकार और फौज दोनों से जुड़े हैं। हाफिज की करीबी आसिया को NIA ने 6 जुलाई को गिरफ्तार किया था। दिल्ली के नारायणा इलाके में दिन दहाड़े हथियारों के दम पर हुई लूट का वीडियो सामने आया। गुरुवार को वहां एक कारोबारी की कार रोककर 3 आरोपियों ने 70 लाख रुपए लूट लिए और भाग निकलने में कामयाब रहे। वीडियो में साफ नजर आया कि आरोपियों ने फ्लाईओवर पर कारोबारी की कार रोकी और उनमें एक आरोपी कार की अगली सीट पर बैठे कारोबारी से उलझ गया। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर से कार की डिक्की खोलने को कहा गया। इसके बाद दूसरे आरोपी ने वहां से एक बैग निकाल लिया जिसमें रुपये रखे हुए थे। हालांकि कार से निकलकर कारोबारी ने आरोपियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन एक आरोपी ने कारोबारी पर पिस्टल तान दी। इसके बाद बाइक पर आए तीनों आरोपी रुपए से भरा बैग लेकर वहां से निकल गए। लूट की इस वारदात को दोपहर करीब 3 बजे अंजाम दिया गया, जिसकी खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस इस मामले में आरोपियों का सुराग हासिल करने में जुटी है। जर्मनी के वीज इलाके में लगे कुछ टेंट बवंडर की वजह से आसमान में उड़ने लगे। ये टेंट यहाँ हर साल होने वाले म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने वाले लोगों के थे, जिनमें 4 लोग बवंडर की चपेट में आने की वजह से घायल हो गए, जबकि इस दौरान उनके टेंट उड़ते हुए हवा में चक्कर खाने लगे। इस बवंडर की वजह से कैंप में रखी प्लास्टिक की टेबल, कपड़े और दूसरा सामान भी हवा में उड़ता दिखा। बवंडर के दौरान कुछ लोगों ने अपना सामान पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। कई लोग हवा में उड़ रहे सामान का वीडियो रिकॉर्ड करते नजर आए। 3 दिन तक चलने वाले इस म्यूजिक फेस्टिवल में हिस्सा लेने के लिए 80,000 से ज्यादा लोग जुटे थे। इन लोगों ने फेस्टिवल वाली जगह से थोड़ी दूर एक मैदान में कैंप लगाया था। दावा किया गया कि जब वो फेस्टिवल से वापस आए तब ये बवंडर आया। बवंडर की चपेट में आए लोगों को बाद में अस्पताल भेजा गया। मुंबई के मरोल इलाके में देर रात 2 नकाबपोश शूटरों ने एक स्क्रैप डीलर को गोली मार दी। असलम वली खान नाम का स्क्रैप डीलर अपनी मर्सिडीज कार से जब घर पहुंचा तो उसकी इमारत के नीचे पहले से ही 2 शूटर उसका इंतजार कर रहे थे और जब ये शख्स अपनी कार से नीचे उतरा वैसे ही एक शूटर ने उस पर 2 राउंड फायर कर दिए, जिससे एक गोली उसके पेट में लगी जबकि दूसरी गोली मिसफायर हो गई। फायरिंग के बाद दोनों शूटर फरार हो गए। फायरिंग की आवाज सुनकर बाहर निकले पड़ोसियों ने घायल असलम वली खान को अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें चश्मदीदों और सीसीटीवी की मदद से इन दोनों शूटरों की तलाश में जुट गई है।
एमआईडी पुलिस स्टेशन में 12 से 12:30 के बीच में एक फायरिंग की घटना हुई, ऐसी खबर आई है। उस घटना के ऊपर से अभी अटेम्प्ट टू मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया जा रहा है, प्रोसेस चल रही है और बाकी जख्मी और उसके संबंधित लोगों से पूछताछ शुरू है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में अवैध रूप से चल रहे ई रिक्शा के लिए दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाई। सरकारी एजेंसियों की तरफ से कोर्ट को जो जानकारियां दी गई वो हैरान करने वाली हैं। कोर्ट को बताया गया कि दिल्ली की सड़कों पर चलने वाले केवल 33,000 ई रिक्शा ही रजिस्टर्ड हैं, जबकि दिल्ली की सड़कों पर 1 लाख से ज्यादा ई रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं। दिल्ली की 236 सड़कें ऐसी हैं जिन पर ई रिक्शा को चलाने की इजाजत नहीं है, लेकिन ई रिक्शा चलाने वालों को ऐसे नियमों की भी परवाह नहीं है। ऐसी सड़कों पर भी ई रिक्शा धड़ल्ले से चल रहे हैं। हालांकि सरकार का दावा है कि 2016 से कानून तोड़ने वाले ई रिक्शा पर 2,24,000 चालान किए गए। कोर्ट का मानना है कि दिल्ली के ज्यादातर मेट्रो स्टेशन के पास ई रिक्शा की वजह से लंबा ट्रैफिक जाम लगता है। लोकसभा से नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल को हरी झंडी मिल गई। लोकसभा में नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बिल पास हो गया, जिसके तहत मणिपुर में पहला खेल विश्वविद्यालय खोला जाएगा। उत्तराखंड के नैनीताल में तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरने से करीब 300 परिवार मुश्किल में आ गए। मुंबई में बीएमसी के स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाली 4,000 नर्सों ने न्यूनतम मजदूरी न दिए जाने तक आंदोलन वापस लेने से इनकार कर दिया। यूपी के मेरठ में एक आदमी ने सोशल मीडिया के जरिए 5.5 लाख की ठगी करने का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के अर्जी दायर करने के बाद केंद्र सरकार ने अदालत को बताया कि जिला स्तर पर सोशल मीडिया की निगरानी की पूरी योजना वापस ले ली गई। मुंबई के पास ठाणे में लोगों ने एक दुकानदार पर जानलेवा हमला करने वाले 2 लोगों को पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। मुंबई में जेट एयरवेज के एक विमान के रनवे से फिसलने के मामले में सूत्रों के हवाले से खबर है कि रनवे पर किसी जानवर के दिखाई देने के शक में पायलट ने अचानक ब्रेक लगा दी, लेकिन राहत की बात यह रही कि वक्त रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। दिल्ली के महाराजा अग्रसेन कॉलेज की वेबसाइट को हैक कर पत्थरबाजों की फोटो लगाकर पाकिस्तान शब्द लिख दिया गया, हालांकि बाद में इसे ठीक कर लिया गया। यूपी के बुलंदशहर में एक तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से 2 कांवड़ियों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोग घायल हो गए। 2019 का लोकसभा चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से करवाने की मांग को लेकर विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेगा। हालांकि अंतिम फैसला अगले हफ्ते होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के बाद लिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस ने बैठक से पहले ही ईवीएम में धांधली का आरोप लगाते हुए चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की मांग कर दी। 80-90% लोग ये चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो और ईवीएम में गड़बड़ी है। अगला लोकसभा चुनाव बैलेट पेपर से करवाने की कांग्रेस की इस मांग को आरजेडी का भी समर्थन मिला। जाहिर है कि आवाम के मन में शंका है, तो प्रजातंत्र को महफूज रखना है तो बैक टू बैलेट। आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी पर ईवीएम के जरिए चुनावों में गड़बड़ी का आरोप दोहराया। वोट कहीं भी डालिए जाता बीजेपी को है। दुनिया के तमाम विकसित देश वो बैलेट से चुनाव करा रहे हैं, अमेरिका हो, जर्मनी हो, जापान हो। आपको बैलेट से चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? बैलेट पेपर से आम चुनाव करवाने की विपक्ष की मांग को शिवसेना से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है, क्योंकि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे पहले ही बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग कर चुके हैं। हालांकि चुनाव आयोग पर दबाव बनाने के लिए होने वाली विपक्ष की बैठक में वो शामिल होंगे या नहीं, ये अभी तय नहीं है। लेकिन विपक्ष की इस रणनीति को केंद्र सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले उनकी हार करार दिया। वो हताशा में है। 19 का चुनाव का नतीजा उनके सामने है, इसलिए वो घबरा रहे। चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव करवाने की संभावना से पहले ही इनकार कर चुका है। हालांकि राजनीतिक दलों के सवाल उठाने के बाद चुनाव आयोग ने हर ईवीएम को वीवीपैट से लैस करने की कवायद शुरू कर दी है। मुगल बादशाह अकबर की बसाई फतेहपुर सीकरी पर एक बड़ा दावा सामने आया है। एएसआई के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि फतेहपुर सीकरी अकबर ने नहीं बल्कि हिंदू राजाओं ने बसाई थी। अकबर की फतेहपुर सीकरी या फिर सीकरवारों की विजयपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की झील के ऊपर मैंने खुदाई करवाई और उस खुदाई में मुझे एक श्रुत देवी सरस्वती की प्रतिमा मिली। ये सारे स्कल्पचर इस बात का प्रमाण है कि इसमें ये राजपूत स्टाइल के आर्किटेक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या है फतेहपुर सीकरी का असल इतिहास? पूरी पड़ताल देखिए आज शाम 6:10 पर सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। कश्मीर के मेढर में शहीद जवान औरंगजेब के कुछ दोस्त उसके गांव की ओर बढ़ने लगे। औरंगजेब के ये दोस्त सऊदी अरब में अपनी नौकरी छोड़कर गांव लौट आए।
और सेना में भर्ती होकर अपने दोस्त औरंगजेब की शहादत का बदला लेने का दावा किया। इसलिए जाना चाहते हैं कि हमने बदला लेना। किसका बदला? औरंगजेब। जिस दिन से औरंगजेब को शहीद कर दिया गया है, उस दिन से लेकर आज तक उनके अंदर एक सीने में जोश है और जज्बात में वो लोग नौजवान आए हुए हैं। औरंगजेब के इन दोस्तों ने न्यूज 18 को बताया कि उनके अलावा कई और नौजवान भी हैं जो विदेशों में नौकरियां छोड़कर भारत लौटने की तैयारी में हैं। विदेश में लाखों के पैकेज को ठोकर मार युवा अपने वतन वापस लौट आए हों ताकि सेना में भर्ती होकर अपने दोस्त की शहादत का बदला आतंकियों को मार कर लिया जा सके। आतंकियों ने इसी साल 14 जून को शहीद औरंगजेब को अगवा करने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। पाकिस्तान के शान गिलगित बाल्टिस्तान में आतंकवादियों ने 12 स्कूलों को जला दिया। इनमें से आधे स्कूल लड़कियों के हैं। स्कूलों को जलाए जाने के बाद वहां के लोगों ने सुरक्षा के लिए प्रदर्शन भी किया। लोगों का आरोप है कि आतंकियों के निशाने पर वहां के स्कूल हमेशा रहते हैं। पुलिस के मुताबिक गिलगित बाल्टिस्तान से करीब 130 किलोमीटर दूर चिलास में कल देर रात इन स्कूलों में आग लगाई गई। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, एक तरह से कहा जाए तो बेहद ही कायराना हरकत है। बच्चों से डर गए, उनको पता है कि शिक्षा ही एक बहुत बड़ा हथियार है आतंकवाद को खत्म करने के लिए। बिल्कुल, देखिए यही सबसे बड़ी जो है मुसीबत है वहाँ पे आतंकी संगठनों के लिए, क्योंकि वहाँ के जो स्कूल हैं वो बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं। गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें तो वहाँ पे जिस तरीके का आतंकी जो है और जो सरकार है वहाँ की और जो सेना है वहाँ अत्याचार करती है, उसको लेकर लगातार वो सड़कों पर उतरते भी हैं। और अब जो है इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस को जो है निशाना बनाया जा रहा है, जिनमें से ज़्यादातर जो है वो लड़कियों के इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे उनको पढ़ने के लिए स्कूल जो है वो थे। कुछ स्कूल तो ऐसे थे जो अंडर कंस्ट्रक्शन थे। हालांकि अभी तक ये नहीं कहा जा रहा है कि उनको ब्लास्ट करके उड़ाया है, लेकिन कई सारे जो स्कूल है, तकरीबन 12 स्कूल है, उनको जो है जला दिया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है, इस तरीके की घटनाएं जो है होती रही है, क्योंकि जो आतंकी संगठन है वो नहीं चाहते कि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख कर जो है वो उनके अगेंस्ट कुछ बोले। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। पाकिस्तान के अशांत गिलगित बाल्टिस्तान में 12 स्कूलों को जलाने के बाद तहरीक इंसाफ पार्टी के अध्यक्ष इमरान खान ने ट्वीट कर इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गिलगित बाल्टिस्तान में स्कूलों को जलाने की घटना चौंकाने वाली और निंदनीय है। जलाए गए स्कूलों में करीब आधे स्कूल लड़कियों के हैं, ये स्वीकार नहीं है। हम स्कूलों की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे क्योंकि हम शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करेंगे।